प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समांगी उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बताया था। हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उत्प्रेरण की क्रियाविधि वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड में ही ये टॉपिक है। इस टॉपिक को एनसीईआरटी पैटर्न से हटा रखा है, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, ये एनसीईआरटी पैटर्न में भी दे रखा है। और बच्चों, इस सिद्धांत को मैं डायग्रामेटिक रूप में जो बताऊंगा वो डायग्राम हम पुरानी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उससे लेंगे, यानी कि समझाएंगे उससे, लेकिन जो भी पॉइंट होंगे वो आरबीसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है वो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होती है। कई गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होती है। जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं बच्चों, उनकी पृष्ठ पर कई मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, जिससे इनमें अनेकों सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। इन सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु बंधित होकर अधिशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार से ठोस उत्प्रेरक और क्रियाकारक अणु सक्रियत संकर का निर्माण करते हैं तथा कुछ समय पश्चात क्रियाकारक अणु उत्प्रेरक की सतह से निकल जाते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह निकलने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विशोषण कहलाती है। अब इस विशोषण की क्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की पृष्ठ है और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलती है। इस प्रक्रिया से उत्प्रेरकों के कुछ गुणों का पता चलता है। उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक अणुओं का बार बार अधिशोषण एवं विशोषण होने से उत्प्रेरक की सतह सक्रिय हो जाती है और उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही उत्पादों को या क्रियाकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। तो इससे उत्प्रेरक का एक गुण पता चल गया हमको कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा या सूक्ष्म मात्रा ही क्रियाकारक से उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, जब उत्प्रेरक की सतह से विशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या बार बार विशोषण तीव्र गति से होता है, तो इस उत्प्रेरक के द्रव्यमान व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे उत्प्रेरक का हमको दूसरा गुण पता चला कि उत्प्रेरक के द्रव्यमान एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी बात, जब उत्प्रेरक के
सक्रिय केंद्रों से अधिशोष्य या क्रियाकारक अणु अधिशोषित होता है तो उसमें उत्पन्न मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति को संभालता है। यानी कि इस प्रक्रम में निकलने वाली ऊर्जा, जिसका नाम है मोलर अधिशोषण ऊष्मा, ये सक्रियण ऊर्जा की कमी की पूर्ति को बताता है। यानी कि सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देता है, क्योंकि क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? जब कोई क्रियाकारक उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से जुड़ता है तो जो ऊर्जा निकलती है उसको हम मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं, और ये ऊष्मा सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। ये इसका तीसरा गुणधर्म हो जाएगा उत्प्रेरक का। अगर हम चौथे गुणधर्म की बात करें बच्चों, तो चौथे गुणधर्म में उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से कुछ क्रियाकारक अणु ऐसे जुड़ते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उसे हम उत्प्रेरक वर्धक का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? उत्प्रेरक वर्धक। तो ये इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी उत्प्रेरक की सक्रिय केंद्रों से कुछ क्रियाकारक अणु ऐसे जुड़ जाते हैं जिससे उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक विष या मंदक कहते हैं। उत्प्रेरक विष या मंदक कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। हम इसको अगले पार्ट में बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी घटनाएं होती है। तो बच्चों, मैंने आपको केवल अभी वर्बली एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के रूप में समझाता हूं, तो ये हमको और बेटर समझ में आएगा। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक है, ये इनकी मुक्त संयोजकता है। ये सब क्या है? मुक्त संयोजकता है। उत्प्रेरक अपने पास क्या है? ठोस उत्प्रेरक है। इन मुक्त संयोजकताओं को हम इनका क्या कहेंगे? सक्रिय केंद्र कहेंगे। ये मुक्त संयोजकता किस नाम से जानी जाएगी? सक्रिय केंद्र। अब मैंने आपसे कहा गैसीय अभिक्रिया, तो हमारे पास जो क्रियाकारक अणु है, अब मैं क्रियाकारक अणु को ए बी बता देता हूं। A+B, ये मेरे पास कोई क्रियाकारक अणु गैसीय है। क्रियाकारक कैसा है? गैसीय है। तो सबसे पहले तो क्रियाकारक अणु इस उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं की ओर विसरित होता है। क्या होता है? विसरित। तो पहली प्रक्रिया का नाम मैं क्या रख दूंगा? विसरण। पहली प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? विसरण। अब क्या होता है अगली स्टेप में? ये क्रियाकारक अणु विसरित होकर उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। तो देखिए, ये बंधनी वाली संरचना मैं आपको समझाता हूँ। ये इस तरीके से ये बंध जाते हैं।
ए और बी, ऐसे ये मुक्त संयोजकताओं से बच्चों बंध गए। आगे बात समझ में। तो इस दूसरी प्रक्रिया का नाम हमने रख दिया अधिशोषण, क्योंकि पृष्ठीय परिघटना के कारण समझा रहे हैं, इसलिए दूसरा नाम क्या रख दिया हमने, अधिशोषण। अब बच्चों क्या होगा, ये जो क्रियाकारक अणु आपस में बंधे हैं मुक्त संयोजकताओं से, इन क्रियाकारक अणु के मध्य भी बंधन हो जाता है। ये क्रियाकारक अणु भी आपस में ये ऐसे बंध जाते हैं। ए और बी के बीच में भी ऐसे बंधन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं सक्रियत संकर। तो थर्ड प्रोसेस का नाम होगा सक्रियत संकर का निर्माण या संकुल यौगिक का निर्माण। अब बच्चों सक्रियत संकुल यहां बन चुका है। अब इसमें से क्या होना है, उत्पाद अलग बनना है और उत्प्रेरक को अलग हो जाना है। तो देखिए अगली प्रोसेस का नाम होगा विशोषण। विशोषण में क्या होगा, उत्प्रेरक अपनी सतह से क्रियाकारक अणुओं को अलग करके उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। ये ए प्लस बी यानी कि ए बी कोई उत्पाद बन गया, ये उत्पाद हो गया, यानी कि इसमें से उत्प्रेरक बाहर निकल जाता है और क्रियाकारक किसमें बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विशोषण। तो चौथी प्रक्रिया का नाम हम क्या रख देंगे, विशोषण। अब उत्प्रेरक की सतह से क्रियाकारक अणु निकलकर इसे इस उत्प्रेरक को पुनः सक्रिय बना देता है। इस सक्रियता के कारण उत्प्रेरक की सतह से ज्यादा क्रियाकारक अणु जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये डायग्राम एनसीईआरटी जो चलती थी अपनी उसमें ये दे रखा है। तो बच्चों हमको क्या करना है, क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से ही हमको लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में, तो डायग्राम हमारे केवल समझने के हिसाब से होगा। आगे बात समझ में। तो मैंने जो आपको नोट्स सेंड किए हैं उसमें ये डायग्राम भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ देना है, डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद में जो मैं लैंग्वेज आपको लिखा रहा हूँ उसको सभी 1 बाय 1 लिखते जाइए। कई गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरकों की पृष्ठ पर संपन्न होती है। अगली लाइन में लिखना, ठोस उत्प्रेरकों की पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है जिन्हें सक्रिय केंद्र कहते हैं। कंटिन्यूटी में लिखना, इन सक्रिय केंद्रों से गैसीय क्रियाकारक अणु बंधित हो जाते हैं, अर्थात अधिशोषित हो जाते हैं। तथा क्रियाकारक अणुओं
के मध्य बंध का निर्माण होने के कारण सक्रियत संकर बनता है। सक्रियत संकर बनता है। अब इस संकुल से उत्प्रेरक से जुड़े क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। इसे विशोषण कहते हैं। इसे विशोषण कहते हैं। तथा उत्प्रेरक अगली क्रिया के लिए सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है। यहां तक लिख लिया। इसके बाद में अगली लाइन से लिखना, इस प्रयोग के संदर्भ में उत्प्रेरक के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। इस प्रयोग के संदर्भ में उत्प्रेरक के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। चलिए अब अगली लाइन से नंबर 1 डाल लीजिए। उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक अणु का अधिशोषण एवं विशोषण होता रहता है। अतः उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक क्रियाकारकों को उत्पादों में परिवर्तित कर देता है। क्रियाकारकों को उत्पादों में परिवर्तित कर देता है। ये हुआ पहला पॉइंट। ये उत्प्रेरक का पहला गुण हमको पता चला। अब दूसरे गुण के बारे में लिखिए। उत्प्रेरक की सतह पर विशोषण होने पर उत्प्रेरक सक्रिय हो जाता है। अतः उत्प्रेरक के संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए। उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु जुड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा
मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। जिसका उपयोग सक्रिय ऊर्जा की कमी की पूर्ति में प्रयुक्त की जाती है। कमी की पूर्ति में प्रयुक्त की जाती है। ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट लिखे, उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु जुड़कर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। तो ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट लिखे, उत्प्रेरकों के सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु जुड़कर उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। तो इन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरक विष या मंदक कहते हैं। तो बच्चों, ये 5 पॉइंट आपको निष्कर्ष के रूप में, इस प्रयोग के निष्कर्ष के रूप में लिखने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही था, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।